Now we will cover the use of verb to do. Do का तीन फॉर्म में आप देख सकते हैं, do, does और did. ये तीन फॉर्म हम अब पढ़ेंगे. अभी तक हम प्राइमरी एक्सिलरी में ही हैं, याद रखें. तो ये जो do, does और did है, इसको माय डियर दो तरह से हम यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में. एक तो मेन वर्ब के तौर पे, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे. जैसे हम हैज, हैव, हैड को पढ़े थे, एक तरफ कैसे मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं और एक तरफ कैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं. दैट इज द सेम कि इस डू को एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं, ये पढ़ेंगे. तो माय डियर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डू और डज है, ये होता है, ये सिंगुलर नंबर, सॉरी ये प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं और ये सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं. ओके, किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर नंबर के साथ और प्लूरल नंबर के साथ. ये दोनों का दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस यूज करते हैं. प्रेजेंट जब पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में इस डू और डज का यूज करते हैं. डू का यूज प्लूरल नंबर के साथ और डज का यूज सिंगुलर नंबर के साथ. और इसके बाद आता है लास्ट में डिड. ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का साथ यूज करते हैं. कहाँ? पास्ट टेंस में. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इसका यूज करते हैं. कहाँ करते हैं? पास्ट टेंस में. तो मान लिया जाए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ही डज हिज वर्क. ये आप सेंटेंस देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे. ही डज हिज वर्क, वह क्या करता है? वह अपना काम करता है. राइट, वह अपना काम करता है. ही डज हिज वर्क. ये माय डियर आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव या नॉर्मल सा स्टेटमेंट कह लीजिए. ठीक है, ये सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर से यहाँ देख ले, सिंगुलर नंबर. राइट, ओके. अब यहाँ पे बात कर ले प्लूरल नंबर की. वी डू आवर वर्क. प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर. राइट, क्लियर हो रहा है. लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो डज यूज है और यहाँ पे जो डू यूज है. अब आप कैसे बता सकते हैं कि ये एज हेल्पिंग वर्ब यूज है या फिर मेन वर्ब यूज करते हैं? फिर से आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे पढ़ते हैं आप लोग स्ट्रक्चर. तो मिलाएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है. और उसके बाद है हीज वर्क, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है ही नहीं. मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जब किसी सेंटेंस में माय डियर मेन वर्ब नहीं होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब उसमें मेन वर्ब का काम करता है. बहुत आसान सा बात है, बार बार दोहराने तिहराने की चीज नहीं, आप समझ सकते हैं. तो यहाँ पे आप मेन वर्ब है ही नहीं, यहाँ मेन वर्ब है ही नहीं, इसका हेल्पिंग वर्ब भी इसमें मेन वर्ब का काम कर रहा है. दूसरे सेंटेंस में आएंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है, अफर्मेटिव. लेकिन जब नेगेटिव की बात करें, इसकी जब हम नेगेटिव बनाएंगे, इस सेंटेंस की नेगेटिव की बात कर लें तो ये बनेगा ही डज नॉट या डजंट, ही डज नॉट या ही डजंट डू हिज वर्क. सेंटेंस का डिफरेंस देख लेंगे आप, अफर्मेटिव में ऐसे है और नेगेटिव में ऐसे हो गया. मतलब अफर्मेटिव में डू नाम का कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है. इसका मतलब होता है करना, इसका मतलब होता है करना. समझ रहे? इसका भी यहाँ पे सब करना, इसका भी मतलब करना और इसका मतलब किया. राइट, ये दोनों पास्ट प्रेजेंट में यूज करते हैं, ये पास्ट में यूज करते हैं. तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ करना है, यहाँ पे पता चले कि वह अपना काम करता है. राइट, लेकिन यहाँ पे पता चले कि वह अपना काम नहीं करता है. यहाँ पे अब सब्जेक्ट की जगह नहीं, सब्जेक्ट है, यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं कि कैसे एक डू मेन वर्ब में यूज होता है और कैसे एक डज हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है. यहाँ मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में यूज रहा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में यूज रहा है, और डू वहाँ पे देखिए यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रहा है और यहाँ डू मेन वर्ब में यूज हो रहा है. डिफरेंस समझ रहे हैं ना? यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रहा है और यहाँ डू मेन वर्ब में यूज हो रहा है. कैसे हो रहा है जरा समझ लेंगे. फिर से इसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसकी अगर नेगेटिव हम बनाते हैं तो बनता है वी डोंट डू आवर वर्क. वी डोंट डू आवर वर्क. फिर से सब्जेक्ट निकालिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब
मेन वर्ब और ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये चीज हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया और ये चीज यहाँ पे मेन वर्ब यूज हो गया, राइट। आप डिफरेंस समझ सकते हैं कैसे, एक हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब और मेन वर्ब को हेल्पिंग, मतलब एक ही वर्ड कहीं पे हेल्पिंग वर्ब बन रहा है तो कहीं पे मेन वर्ब बन रहा है, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब बन रहा है तो कहीं पे मेन वर्ब बन रहा है। अब बता दें कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस को उसका मीनिंग कंप्लीट करने में मदद करता है, और मेन वर्ब क्या होता है, मतलब मुख्य क्रिया। मेन मतलब मुख्य क्रिया, उस सेंटेंस का मेन पार्ट। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या कर रहा है, इसको मीनिंग कंप्लीट करने में दे रहा है कि वी आवर वर्क, क्या कर रहे हैं वी आवर वर्क, क्या पता चल रहा है सेंटेंस से, कुछ भी कोई भी मीनिंग निकल रहा है इसका, नो, मतलब यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। यहाँ की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब कि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आता है, मेन वर्ब नहीं आता है, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ लिए डू और डज। अब इसी बात को हम पास्ट में लेके चले जाते हैं, इसी बात को पास्ट में लेके चले जाते हैं कि वह अपना काम करता, हाँ वह अपना काम करता था लग गया तो माय डियर यहाँ जो हमने बनाया था डज, वो यहाँ पे बनेगा डिड। ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। और अफर्मेटिव में फिर नेगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, ही डिड डू, डू तो ऑलरेडी है, ही डिडंट डू हिज वर्क। डिफरेंस समझ गए कि फिर से बताना पड़ेगा, एक बार और ट्राई मारते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ डू डज नेक्स्ट में, तो पढ़ेंगे माय डियर कि इसका यूज इम्फेसाइज करने के लिए, डू का यूज हम कहाँ करते हैं, इम्फेसाइज, इम्फेसाइज करने के लिए, या फिर आप कभी पढ़े होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी डू डज और डिड का यूज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस बोले तो वैसा सेंटेंस जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, वैसा सेंटेंस जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, वैसे उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब ये गो टू योर बेड, गो टू योर बेड, मतलब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप देखते हैं कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आई, ही, वी, सी ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन नहीं, कोई भी नाउन नहीं, केवल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके स्टार्टिंग में जब डू लगाते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे नॉर्मल अगर लिखते हैं गो टू योर बेड, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये नॉर्मल सा एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं या कमांड देते हैं कि अपने बिस्तर पे चले जाओ, अपने बिस्तर पे चले जाओ, ऐसे नॉर्मल सा सेंटेंस। लेकिन इसके पहले जब डू लगा देते हैं, इसके पहले जब डू लगा देते हैं तो ये फोर्स करने लगता है, फोर्स करने लगता है कि तुम्हें बिस्तर पर जाना ही होगा, जाओ, अब टाइम हो चुका है। बात समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसे ही होता है। फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए, टेक केयर, टेक केयर, ये नॉर्मल सा है, अपना ध्यान रखिए। जब कोई सेंटेंस ये कोई स्पीकर बोल गया आपको तो आपको मतलब है कि आपका ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। लेकिन इसके पहले अगर किसी ने डू लगा दिया, डू टेक केयर, डू टेक केयर कर दिया, तो मतलब आपको फोर्स कर रहा है कि आप ध्यान जरूर रखें, जरूर रखें, ध्यान जरूर रखें। मस्ट, जैसे मस्ट यूज करते हैं वैसे ही, ऐसे डू का यूज मैं कर रहा हूं, डू का प्रेजेंट में, लेकिन यही पास्ट में चला जाएगा तो क्या बनेगा माय डियर, डिड। समझ गए? हाँ, इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं वर्ब का डू का यूज कैसे कैसे करते हैं कि जब कोई हमें कोई क्वेश्चन करता है, डू यू लव मी, जब कोई हमें क्वेश्चन करता है डू यू लव मी, यहां देख लीजिए
डू यू लव मी, ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो जब क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर हमें यस और नो में देना होता है, when we have to answer the question in the form of yes or no, तब क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डू यू लव मी, ये क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका आंसर देने वाला क्या बोलेगा, यस, सॉरी, यस आई डू, यस आई डू। मैं यहाँ बस आपको यूज ऑफ डू पढ़ा रहा हूँ, याद रखेंगे, यूज ऑफ डू पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन कर ले डिड यू यहाँ पे डिड यू, वही प्रेजेंट में होगा, ये प्रेजेंट में, डिड यू लव मी, डिड यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करती थी? तो अगर यस जवाब होगा तो ये यस आई डिड, अगर नो जवाब होगा तो लिखेगी नो आई डिडंट। समझ रहे हैं? पास्ट में ये यहां अगर नो जवाब देना होता तो यहां पर था नो आई डोंट, राइट? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही है? कहीं कंफ्यूजन है? नहीं है? नहीं है तो माय डियर, अब मैं बता दूं कि आपने हेल्पिंग वर्ब के प्राइमरी सेक्शन, जो हमने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही लिख के बताया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो सेक्शन होते हैं, इसके प्राइमरी एक्सुलरी और मोडाल एक्सुलरी, जिसमें प्राइमरी एक्सुलरी की 12 पार्ट को हमने पढ़ा दिया। 12 पार्ट मतलब पहले माना यूज ऑफ बी में आपको 6 पार्ट पढ़ाना था, पढ़ा दिया। उसके बाद हैज, हैव, हैड 3 पार्ट पढ़ाना था, पढ़ा दिया। उसके बाद डू डिड और डज 3 पार्ट पढ़ाना था। इन प्राइमरी एक्चुअली टोटल मिला के 12 पढ़ना था, वो 12 आप पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में, इसके बाद वाले सेशन में देन आई विल टेक द नेक्स्ट क्लास इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, आई विल टीच यू द यूज ऑफ मोडाल्स। क्या पढ़ाएंगे अगले क्लास में आपको? मोडाल्स। तो माय डियर, जो आप आज के क्लास में पढ़े हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपके बुक में जो एक्सरसाइजेस दिए हैं उस एक्सरसाइजेस पे आप फोकस करेंगे, उस पे काम करेंगे, राइट? और काम करने के बाद क्या करेंगे आपको जो अगले क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, जिसको हम कहते हैं मोडाल्स, उस मोडाल्स वाले लेसन को आप अपने बुक में जाएंगे, पेज ऐसे ऐसे उलट लेंगे और उसको एक बार माय डियर रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। अच्छे से रीडिंग करेंगे, खाना पूर्ति नहीं करेंगे। और जब उसको अच्छे से रीडिंग कर लेंगे तो माय डियर आई एम गिविंग यू द गारंटी दैट यू विल गेट द लेसन 20% बाय योरसेल्फ। जब आप बुक को रीडिंग कर लेंगे अच्छे से तो 20% आपको अपने आप नॉलेज हो जाएगा, बाकी का 80% मैं आपको अगले क्लास में दूंगा। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, गुड बाय।